सूत्र विप्लव के नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बिहार में हो रहे चुनाव, विकास, बदलाव और वहां की बाढ़ की समस्याओं पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ प्रसिद्ध इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एनालिस्ट और साथ ही प्रउत के जाने माने कार्यकर्ता श्री राजेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी, आपसे पहला सवाल है कि आप बिहार के चुनाव को कैसे देखते हैं? यदि हम 2500 साल पीछे ना भी जाएं, जब बिहार के लिच्छवी साम्राज्य ने दुनिया को पहला गणतंत्र दिया था और सिर्फ 100 साल के इतिहास को देखें तो 1857 की क्रांति के बाद जब स्वतंत्रता आंदोलन की धार कमज़ोर पड़ने लगी थी, तब 1917 में चंपारण से उठे नील आंदोलन ने स्वतंत्रता आंदोलन को दोबारा धार दी। 1975 में आपातकाल की आपदा के बाद जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति का आह्वान बिहार से ही उठा और फिर श्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी की प्रेरणा से सामाजिक न्याय की चेतना का उदय हुआ। तो हम पाते हैं कि बिहार हमेशा से ही पॉलिटिकली कॉन्शियस स्टेट रहा है और बिहार में चुनावी हार जीत ने देश की राजनीति को सदैव प्रभावित किया है, जिसकी उम्मीद हम इस बार भी कर सकते हैं। बिहार में किस दल या गठबंधन की सरकार को आप देख रहे हैं कि उसकी संभावना है? मैं कोई चुनावी विश्लेषक नहीं हूं, इसलिए किसी भी दल या गठबंधन के हार जीत की भविष्यवाणी तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन दोनों मुख्य गठबंधन चोर चोर मौसेरे भाई हैं, जो उनके नाम एनडी अलायंस और इंडी अलायंस में भी दिखता है। दोनों ही गठबंधनों ने जिस तरह से परिवारवाद, बाहुबलियों, धन कुबेरों और दल बदलुओं को टिकट दिया है, यह कहीं से भी किसी सार्थक राजनीतिक बदलाव को नहीं दिखाता है। जिस तरह से 5-5 करोड़ रुपए में टिकट बिकने के आरोप लगे हैं और यह कहा जा रहा है कि चुनाव जीतने के लिए भी 5 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे, तो आप मुझे बताइए कि 10 करोड़ रुपए खर्च करने वाला व्यक्ति बिहार के विकास की सोचेगा या वो अपने विकास की सोचेगा? जनसुराज या प्रशांत किशोर पर आपने कोई टिप्पणी नहीं की? प्रशांत किशोर एक मंझे हुए चुनावी रणनीतिकार रहे हैं और उन्होंने शिक्षा, रोजगार और पलायन का मुद्दा उठाकर निश्चित रूप से बिहार के 2 ध्रुवीय राजनीति को त्रिकोणीय बना दिया है। लेकिन जनसुराज के हार जीत की बात करूं तो इसे मैं प्रशांत किशोर के शब्दों में ही कहूंगा कि जनसुराज के अर्श पर रहने की संभावना कम है और फर्श पर रहने की संभावना ज़्यादा है, और इसकी ठोस वजहें हैं। पहला, प्रशांत कोई करिश्माई नेता नहीं है। दूसरा, उनकी पार्टी का कोई सशक्त संगठन नहीं है। और तीसरा, पार्टी में उच्च पदों पर बैठे हुए पदाधिकारी ज़्यादातर थके और चुके हुए नेता हैं, जो कोई खास उम्मीद नहीं जगाते हैं। और आप प्रशांत के अगर हालिया इंटरव्यूज़ को देखें तो उनमें प्रशांत की दिखने वाली खीज और झल्लाहट शायद हार के हताशा का ही परिचायक है। तो फिर बिहार में बदलाव या परिवर्तन कैसे होगा? बदलाव या व्यवस्था परिवर्तन की सबसे मज़ेदार बात यह है कि जो भी व्यक्तियों का समूह, संगठन या दल व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, उनके पास व्यवस्था परिवर्तन के लिए ना तो कोई ठोस दर्शन है, ना ही कोई ब्लूप्रिंट। उनके व्यवस्था परिवर्तन का इकलौता मंत्र है कि सत्ता में बैठी हुई पार्टी को हटाकर आप मुझे सत्ता में बिठा दो, व्यवस्था परिवर्तन हो गया। साम्यवाद, समाजवाद और अब अपने लास्ट स्टेज में चल रहे पूंजीवादी व्यवस्था से किसी भी तरह की कोई भी उम्मीद लगाना बेमानी है। और ऐसे में सामाजिक और आर्थिक विकास या समग्र व्यवस्था परिवर्तन के लिए सिर्फ एक विकल्प बचता है, और वह है श्री प्रभात रंजन सरकार जी द्वारा दिया हुआ सामाजिक आर्थिक दर्शन प्रउत, यानी कि प्रगतिशील उपयोग तत्व, प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी
और इसी के इकोनॉमिक मॉडल को एडॉप्ट करके हम बिहार को समृद्धि के रास्ते पर ले चल सकते हैं। जैसे बिहार को यदि हम 4 सोशियो इकोनॉमिक यूनिट्स, और मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ये जो 4 सोशियो इकोनॉमिक यूनिट्स की मैं बात कर रहा हूँ, बिहार के राजनीतिक विभाजन की बात नहीं कर रहा। और ये जो 4 सोशियो इकोनॉमिक यूनिट्स हैं, अंगिका, मैथिली, मगही और भोजपुरी, इन 4 सोशियो इकोनॉमिक यूनिट्स में जो संसाधन है उनके आधार पर यदि हम टॉप टू बॉटम की बजाय बॉटम टू टॉप, यानी कि अगर हम ब्लॉक लेवल से डेवलपमेंटल प्लानिंग शुरू करें तो बिहार के लोगों को न सिर्फ उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति होगी बल्कि उनको रोजगार भी मिलेगा, काम भी मिलेगा और इससे ये जो पलायन की समस्या है उसका भी समाधान होगा। आई रिपीट कि यदि हम प्रौद्ध फिलॉसफी के इकोनॉमिक मॉडल को एडॉप्ट करें तो न सिर्फ बिहार बल्कि हर स्टेट के अंदर जो गरीबी और बेरोजगारी है उसको हम दूर करके विकास और समृद्धि के नए आयाम गढ़ सकते हैं। एक आखिरी सवाल, बिहार में अक्सर बाढ़ की समस्या बढ़ती जा रही है या यूं कहें कि बाढ़ की त्रासदी है, क्या इसका समाधान संभव है? 1967 से 1990 का कालखंड बिहार में अस्थिर राजनीति का रहा, जिसमें 20 सरकारें बनी, बिगड़ी और कई बारी राष्ट्रपति शासन भी लगाना पड़ा। 2000 से स्थितियां सुधरी और तब से अब तक लगातार अस्थायी सरकारें रही हैं। 2005 से आज तक तकरीबन 20 साल, अगर बीच में 2014-15 का एक छोटा सा पीरियड जीतन राम मांझी जी का छोड़ दिया जाए तो नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री रहे हैं। और इन 20 सालों में उन्होंने 15 साल भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चलाई है। और नीतीश कुमार जी हों या नरेंद्र मोदी जी हों, दोनों की पहचान एक सक्षम प्रशासक की है। तो अगर इतने लंबे दौर के बाद भी बिहार के बाढ़ की समस्या का समाधान नहीं निकला है तो यह कहीं ना कहीं ब्रांड नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के क्षमता और इंटेंशन पर भी एक सवालिया निशान है। यह कहना कि नेपाल अचानक से पानी छोड़ देता है, यह समस्या को जस्ट सिंप्लीफाई करने वाली बात है। यदि हम अमेरिकी दबाव के बावजूद ईरान के चाबहार में हम पोर्ट बना सकते हैं तो मैं ऐसी कोई वजह नहीं देखता कि नेपाल, जिसके साथ हमारे आत्मीय और घनिष्ठ संबंध हैं, उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग बनाकर हम इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। हाँ, यदि बाढ़ या आपदा प्रबंधन के नाम पर पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, कंपनीज और कॉन्ट्रैक्टर्स की जेबें भरनी है तब बात अलग है, तब इसका समाधान संभव नहीं है। इस चर्चा और समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में कुछ नए अंदाज में। तब तक के लिए नमस्कार।